पे इनको चाहिए और आलमी मंडी में जिस तरह पेट्रोल सस्ता है इस तरह सस्ता होना चाहिए ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले। इतना इसको सोचे नहीं मेरे ख्याल से, जिस स्पीड से ये बढ़ा है इसी स्पीड से कम भी होना चाहिए। दुकानों पे गैस महंगी है, मजबूरी है लेना, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, कई ममालिक में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम हो रहे हैं, महंगाई में भी कमी आ रही है। मगर पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल उलट है इसके। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर आवाम को सस्ते तेल के रिलीफ से महरूम कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी डबल कर दी गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल सस्ता नहीं हो पा रहा। महंगाई का तूफान अरूज पर है। हालात ये हैं कि आटा मजीद महंगा होकर 20 किलो का थैला 3000 रुपये का हो चुका है। गरीब रोटी को तरस गया है। LNG की कीमतों में भी 16% तक इजाफा कर दिया गया है। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर कार्टल्स और माफियाज हुकूमती रेट को मानने के लिए तैयार नहीं है। LPG फी किलो 500 रुपये फरोख्त की जा रही है। बिजली का हाल सबके सामने है। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग अरूज पर है, मगर बिलों में कोई कमी नहीं आई है। आज पाकिस्तान में बांग्लादेश, भारत, वियतनाम और कम्बोडिया से भी महंगी हो चुकी है ये, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। दूसरी तरफ और ओवरऑल महंगाई की भी अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ तिजारती खसारा 39 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। मईशत ताहाल वेंटिलेटर पर मौजूद है। ये तमाम तर सूरत हाल, इसी से मुतालिक हम बात करेंगे। आज का जो पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करें, चूँकि जब हम आलमी मार्केट में खाम तेल की बात करते हैं, अपने मुल्क में महंगाई को कंपेयर करते हैं, तो पहले वॉर की सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा पाकिस्तान समेत दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान स्टिल सफ़र कर रहा है। आमिर साहब, आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया, अब ये जो हुकूमत अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत का रिलीफ नहीं दे पा रही, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? क्या कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग नहीं है? क्यों पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो पा रही? आमिर साहब, अच्छा, हम बहुत ज़्यादा सियासत पे बात करते हैं और अच्छा है कि हम आम आदमी के इन इश्यूज़ पे भी कभी कभार बात करते हैं। और पिछले दिनों जब 1 जुलाई को ये पेट्रोल इसकी LPG की कीमत कम हुई तो मैंने उसको ट्वीट किया और इतने शहरों से उस पर रिस्पांस आया कि जी यहाँ यूँ है। मैंने कहा कल तक तो वेट कर लें, आज 30 जून है तो हम 1 को देखेंगे। फिर मैं पीछे पड़ गया। मैंने वज़ीर पेट्रोलियम से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बात की, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मार्केट से चेक की। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 6 महीने पहले एक्शन लिया। पता लगा जी कि अगर प्रोड्यूसर इस्लाम पाकिस्तान के 4 हैं तो 16 इंपोर्टर हैं और सब कार्टेल हैं। और जो पाकिस्तान में कोटे बटे हैं मुख्तलिफ अदवार में, उन सब ने अदालतों से उन कोटों को ख़त्म करने के लिए स्टे लिया है। अभी भी परसों एक केस था और वो 22 सितंबर पे चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कोटे के ऊपर छेड़ा ना जाए। अच्छा, ओगरा ने भी मजाक बनाया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन करते हैं जिसकी हकीकतन सरकारी जो पैदावारी कंपनियां हैं LPG की, वो भी नहीं मानती क्योंकि इसमें है नहीं और उसको 2000 के फार्मूले पे रखा हुआ है और उसको आप चेंज इसलिए नहीं कर सकते। जो मैंने चेक किया कि वो अदालतों के स्टे हैं और एक मजाक बढ़वाती है खुद ओगरा जब ये रेट दे देती है। मैं तो खुद LPG का खरीदार हूँ। अभी आप देख लें कि जो अवैस लगारी साहब जो तुमनदार हैं और ज़मींदार हैं, इन्होंने पहले तो जो सोलर के ऊपर मजाक बनाया लोगों के साथ, फिर जो इन्होंने ड्रामा करवाया 35 रुपये प्राइम मिनिस्टर से बिजली के बिलों से वो ख़त्म करके TV फीस और कई करोड़ रुपए रोज़ाना, कई अरब महाना पे जाके PTV का खर्चा भी हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है और एक टिक्कर की वाह हुई जस्ट। उसके बाद गेम ये की कि जी 4 रुपये एक्सपोर्टर्स को पर यूनिट रियायत दिलवाई कि जी बहुत महान हैं ये लोग, और उसका बदला ये किया कि मेरे और आप सब के ऊपर फिक्स चार्जेस डलवा दिए। वो 200 यूनिट वाले पे भी डल गए। मैं अपनी बात इस सेंस में करता हूं कि मेरे पास सामने बिल आया कि 2700 रुपये पिछले महीने था, इस दफ़ा 6075 रुपये फिक्स चार्जेस आए हैं कि गर्मी में आपने बिजली ज़्यादा यूज़ किया, लिहाजा ये फिक्स चार्जेस। और ये सब के साथ है, ये जो बिलो पावर्टी पे जिनको 200 यूनिट से कम पे दे रहे हैं उनके ऊपर भी फिक्स चार्जेस लगे हैं। ये तो हो गया जी इनका। अच्छा, पेट्रोलियम के ऊपर सवाल है। मैंने अली परवेज़ मलिक से भी बात की तो ये डाटा उन्होंने मुझे बताया कि जी उस वक्त जब 84 रुपए थी 27 फरवरी को लेवी, जो आज 75 रुपए है। जी। पहली बात तो ये है। और जो प्रोडक्ट हम सारे गिनते किस चीज को है, खाम माल को और रिफाइंड को। रिफाइंड की जो रिफाइनरी हैं आज तक अपनी फुल पेस पे नहीं आई, ना डीजल के लिए जो हम 30% इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोल जो हम 80% के करीब इंपोर्ट करते हैं, वो सारे का सारा रिफाइनरियां दुनिया में काम नहीं कर रही। ये जो मिसाइल शिजाइल इधर उधर लगे हैं ना, उसके नतीजे प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई। इस वक्त वो 98 बैरल पे है पेट्रोल, जो पहले 76 था।
यानी 27 फरवरी को 76 रुपए था। वो कह रहे हैं हम आपको पेट्रोल भी ला के दे रहे हैं, डीजल भी दे रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ खाम माल के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास खाम माल के लिए रिफाइनरियां नहीं है कि उस तरह ला के हम फौरी तौर पे कर सकें। ये है वो सिचुएशन। लेकिन आम आदमी उसी पे सवाल करेगा जो आपने सवाल रखा है कि जी दुनिया में कीमतें कम हो गई, हमारे पास क्यों नहीं हुई, लेवी बढ़ गई। वो कहते हैं जी हमने रद्दो बदल लेवी हर महीने करनी होती है कि IMF के साथ एक मुआहदे में है, कभी हम क्लाइमेट सपोर्ट वाली को 2.5 से 5 रुपए कर देते हैं, लेकिन कुल मिला के वो 5 रुपए समेत 75 रुपए पे लेवी खड़ी हुई है इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस पे, जो 98 रुपए थी पहले, 84 रुपए थी 27 फरवरी को। उनका अपना केस है। हमारा केस ये है कि आम आदमी को हुकूमत का फर्ज है जहां से मर्जी इकट्ठी करे, सस्ती करके दे और जल्दी करके दे। सही जी। आया साहब, अच्छा देखिए, हमारी हुकूमतें वो जो फिक्स चार्जेस हो या कुछ भी हो, ये हमें फिक्स करने पे लगी रहती हैं कि किसी तरीके से इनको फिक्स कर दिया जाए। जाहिर है मजबूरी है, आप कर भी कुछ नहीं सकते। एक क्राइसिस आया, समझ आई LPG चलें, वो उस वक्त पैनिक बाइंग भी होती है, लोग परेशान भी होते हैं। उसके बाद वो क्राइसिस ख़त्म हो गया, फिर कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं कर सकी गवर्नमेंट? मतलब ये कहाँ की गवर्नेंस है, ये मेरी समझ से बाहर है। कि वो कार्टेल, ज़ाहिर है कार्टेल्स भी आप उनके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा वो इनके इर्द गिर्द ही लोग बैठे होते हैं। वो जो ये सारा सिस्टम जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है उनके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। और पेट्रोल ज़ाहिर है वो सबसे आसान हदफ मिल गया हुआ है, और वो इसीलिए वज़ीर ख़ज़ाना साहब FBR के दफ्तर भी जाते हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। और वो बजट बनाने वाले, हमने सुना था IMF बनाती है, वो 6-6 महीने की तनख्वाहें, 4-4 महीने की तनख्वाहें भी दे दी जाती हैं कि जी उन्होंने को बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इन लोगों ने। और जब आम आदमी और वो आप की बात आती है सरकारी मुलाजिम की, तो उसको बेचारे को 7% उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है जी, वो भी एडहॉक। और उसके बाद पंजाब में तो खैर कमाल ही हो गया, 3.5% सिर्फ उस पेंशन में इजाफा किया गया। अब ज़ाहिर है एक बहुत जो बड़े लोग रिटायर होते हैं उनके तो मामला डिफरेंट है, उनकी तो सैलरीज इतनी होती हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बेचारा बहुत निचले दर्जे का जो मुलाजिम होता है वो जब रिटायर होता है और उसके बाद 3.5% आप उसको दे रहे होते हैं उसमें इजाफा, और पता चलता है कि 30.5% आपने महंगाई में इजाफा कर दिया हुआ है, वो कहाँ जाए बेचारा? कहीं नहीं जा सकता। उसके लिए सबसे बड़ा मसला ही होता है। तो गवर्नमेंट्स हमारी, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, ये आम आदमी के लिए है ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट्स ये खवास के लिए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उनके सारे मफादात प्रोटेक्ट होते हैं, ये अपने मफादात प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अब तो असर भी नहीं रहा ना, वो तनकीद आप जितनी मर्जी कर लें इनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस वज़ीर साहब की बात हो रही है उनको देखें, इतना बड़ा अवार्ड भी मिल गया कि वो क्या कमाल कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि शहबाज साहब को चाहिए अपनी पूरी कैबिनेट को अवार्ड्स दे दें, जिस तरह से वो काम कर रही हैं, बड़ी शानदार काम हो रहे हैं इस मुल्क में। और ख़ुद तो ज़ाहिर है वो हमारी लीडरशिप बिजी है, वो अमेरिका और ईरान के मामला तय कराने में, इसलिए ज़रा तवज्जो यहाँ भी कम हो जाती है, बाकी चीज़ों पे वो ऐसी चलती रहती हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो गवर्नमेंट्स जिन्हें ये पता होता है कि हम आवाम को जवाबदेह नहीं है, जो ये कह के इलेक्शन लड़ के आते हैं कि साड़ी गल हो गई है जी, उनको एहसास हो नहीं सकता, सही उन पे तनकीद का भी असर नहीं हो सकता। उन्हें पता है जो मर्जी कर लें, ये बिलकते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, हम जो भी करेंगे हमारी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि सच्ची बात है, ये इलेक्शन का भी ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत खर्चा हो जाता है दुआ हमारा। ये अनाउंस करें जी इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल, और फिर अनाउंस करें जी इलेक्शन हो गए हैं, और फिर कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे जी ये जीत गए हैं और ये इनमें से ये गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है ये बिला वजह की एक प्रैक्टिस हो रही है जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं तो वो बहुत सी चीज़ें और भी हैं जिन पे दुनिया को एतराज़ है, इस पर भी एक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, चिल करो यार। सही सही जी। इलियास साहब क्यों रिलीफ देने को तैयार नहीं है हुकूमत आवाम को? देखिए, हुकूमत की जानब से रिलीफ देने के लिए बजट में बातें की गई हैं। बजट में रिलीफ किसको दिया गया? उन लोगों को दिया गया जो लोग पहले ही थे। रियल स्टेट को दिया गया रिलीफ, जो टैक्सेस वगैरह थे वो सारे कम कर दिए गए। रिलीफ तो कहते कि जी उससे बराए नाम दिया है सैलरीड क्लास को
कि जी वो उनको रिलीफ दे दिया है, तो कितने का दिया? 30-40 अरब रुपए का जो भी मजमूई तौर पर दिया होगा, लेकिन 633 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा करके दिया है। रिटेलर से ज़्यादा दिया है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से ज़्यादा दिया है, जो भी इंडस्ट्री से ज़्यादा दिया है। तो जाहिर है सबसे ज़्यादा जो दे रहे हैं ये लोग, उनके पास है कि लेवी लगा के ले लेते हैं, इधर से भी टैक्स ले लेते हैं, उधर से भी ले लेते हैं, दूसरी तरफ से भी जब ख़रीदारी करने जाते हैं उधर से भी टैक्स है। रिलीफ कैसे दें इनके लिए? तो ये वो गवर्नमेंट के लिए समझ लें कि गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए सबसे आसान तरीका है, और अगर इनको नहीं लगाएंगे तो फिर किसको लगाएंगे? तो जाहिर है उनको पता है गवर्नमेंट को इधर से लगाते हैं, उनसे हर तरफ से लगाते हैं, यानी कि पेट्रोल पर अगर लगते लेवी लगती है, फिर सैलरी क्लास पर वैसे ही उनका एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, फिर जब वो ख़रीदने जाते हैं फिर टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं और वो टैक्स दे के गवर्नमेंट को चला रहे हैं। जिन पर टैक्स नहीं लगा उनको उन्होंने रिलीफ दिया है। जो रिटेलर्स हैं उन पर जो दिए, जो जिन सेक्टर्स को लेके आना चाहिए वो नहीं लेके आ रहे हैं, उनको वैसे ही छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने वैसे ही किया है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करना है और उसी सूरत में करना है जो पहले लोग दे रहे हैं, जो पहले ही पिसे हुए हैं। तो महंगाई को तो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। वैसे 2-4 अदारे बना के बेरोज़गारी वगैरह ख़त्म कर दी हैं, अपने सियासी भर्तियाँ हो गई हैं, और पंजाब में तो यही हुआ है। तो दूसरे जगह पर देख लें कि क्या हुआ है, कुछ नहीं। आटा देख लें महंगी है, ये देख लें, ये एलपीजी अगर महंगी हुई है, गवर्नमेंट ने तो कीमत कम रखी है, और गवर्नमेंट अपनी बास्केट में इनकी कीमत कम बताती है ताकि इन्फ्लेशन में ज़्यादा जाहिर ना कर सके। लेकिन एक्चुअल जो इस वक्त महंगी मिल रही है तो वो किन की जेबों में जा रही, गवर्नमेंट उनको पकड़ ही नहीं सकी। 1 महीने से डबल कीमत पर एलपीजी बिक रही है, 650 पर बिकती रही। अब तो गवर्नमेंट ने फिर कीमत कम की है, लेकिन 550-600 रुपये में बिक रही है। तो उसमें जो 400-500 अरब रुपया जो लोगों की जेबों से निकल गया है, वो किसी खाते में भी नहीं है, ना गवर्नमेंट के खातों में गए। तो जिनके खाते में गया गवर्नमेंट ने चेक क्यों नहीं किया उनको पकड़ा क्यों नहीं है? इसी तरह जो पेट्रोल की कीमत कम होती है, उसी काम में हर सूरत में भी ये गरीब आवाम मारी जाती है। अब तो गवर्नमेंट की वो पॉलिसी कामयाब हो गई कि गरीब तो कोई रहा ही नहीं है। गुर्बत की जो शरह जो सुना करते थे कि 30% बढ़ गई, 25% हो गई, अब तो 40% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। वो स्लैब ही ख़त्म हो गई कि जी मीडियोकर है, रह ही नहीं है। और लोगों को गवर्नमेंट सिर्फ उनके लिए है कि जी इन लोगों ने काम करके देना, टैक्स देना, और गवर्नमेंट ने अपने अखराजात कम नहीं करनी है। कितने 3000 बिलियन जो खर्च करते हैं, जो अपने लिए बजट वगैरह में जो आता है, जो छुपा के मुख्तलिफ, असल में जो टुकड़े हैं लोगों को पता ही नहीं चलता आवाम को, तो वही सारे खर्चे वगैरह करके गवर्नमेंट अपनी चलाते हैं। आज तक किसी की उनकी गाड़ियाँ कम हुई, प्रोटोकॉल कम हुए, कोई घर उनके कम हुए, कोई चीज़ किसी चीज़ में कमी की गई, सब चीज़ें उनको फ्री मिलती हैं, और हम लोग सारे टैक्स देके उनको चलवाते हैं गवर्नमेंट। सही, बिल्कुल सही। आम आदमी सफ़र करता है। फैसल साहब, अब आलमी मार्केट में ख़ाम तेल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम का जो रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को वो नहीं मिल सका। तिजारती खसारा रिकॉर्ड सतह पर है। अब मुल्क मौशी दलदल से निकलेगा कैसे? एक तो ना पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि दलदल में, अच्छा हमारे आपके कहने से तो ये कोई समझने को तैयार नहीं है ना। जिन्होंने समझना है कि मुल्क दलदल में, जिन्होंने दलदल से निकालना है, उन्हीं के सबब दलदल में, तो फिर कैसे इस मसले को हल किया जाएगा? देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो मामला है, उसमें जो ऑयल कंपनीज़ का मौक़िफ़ है, अगर उसको मन भी तस्लीम कर लिया जाए तो ये लीवी क्यों लगाई हुई है? वो इसलिए लगाई हुई है ना कि आप जहाँ जो टैक्स चोरी हो रही है उसको रोकने में आप नाकाम हैं। आप टैक्स चोरी को रोकने को नाकाम है, तो जो एड सोर्स पैसे कट सकते हैं, जैसे वो हमारी तनख्वाहों से कट सकते हैं, या जो पेट्रोल ख़रीदना है, लोगों ने ख़रीदना है, वो उन पे आप फिक्स करके जो है वो किसी भी बहाने से जो है वसूल कर लेते हैं। ये तो जब आप इस तरह के जो टैक्सेस लगाते हैं, ये हुकूमती निज़ाम की नाकामी का एक वाज़े पैगाम होता है, वाज़े सबूत होता है कि भाई हुकूमती सिस्टम जो है वो चल नहीं पा रहा। तो इसको तो एक भत्ता टैक्स है, जो तनख्वाहों से इतना गैर ज़रूरी टैक्स लिया जाता है, वो एक भत्ता टैक्स है ना, कि आप मजबूर हैं वो देने पे, आप अपनी खुशी से वो नहीं दे रहे। जो तनख्वाहों एक शहरी की हैसियत से जो आपको सहूलियात मिलनी चाहिए, वो रियासत तो वो आपको सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। तो आप इस तरह के भत्ता टैक्सेस जो है वो लगाते हैं, और लोग जो है वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, वो खुद ब खुद उनके पास से कट जाता है। भाई आप लीवी कम ख़त्म करें, किस तरह आप लोगों को सहूलत देंगे? किस तरीके से आप जो है जो इतनी आपने कहा था कि हमारी दुनिया में वाह 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 हो रही है, तो उस वाह वाह का मैप क्या करे आम आदमी?
अब वो वावा तो आम आदमी से तो उसका पेट नहीं भर सकता, वो वावा तो एक आम आदमी के जो पेट्रोल का बिल है वो अदा नहीं कर सकती। तो आपकी वावा आपको बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपकी और वावा करवाए, लेकिन इस वावा के जो समरात है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंचे। आम आदमी क्यों चीख पड़ा इस वक्त? वो इसीलिए चीख रहा है कि भाई दुनिया भर में आपका जो है ना पेट्रोल का जो है वो सस्ता हो रहा है, दुनिया भर में जो है वो महंगाई जो है वो कम हो रही है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इस तरह की कोई जो है वो खबर सुनने में नहीं आती कि आप जिससे पता चले कि भाई जंग में सबसे ज़्यादा जो जिसकी एफर्ट्स थी वो पाकिस्तान की थी। दुनिया ने भी इसको तस्लीम किया, लेकिन उसका बेनिफिशरी तो पाकिस्तान नहीं हो रहा। आज भी वो जो जंग वाली कमोबेश दुनिया से जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके असरात में आज भी पाकिस्तान जो है वो मौजूद है। इससे निकलेगा कैसे? आप अपनी तरजीहात को देखें, अब आपको पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा। उस वक्त भी लोग यही बातें करते थे कि भाई ये जंग में तो सब कुछ सही है, लेकिन जंग के बाद की दुनिया होगी जो एक तब्दील शुदा दुनिया होगी, उस तब्दील शुदा दुनिया में कदम रखने के लिए आपके पास कौन सा मंसूबा है? कोई इनके पास का होमवर्क ही नहीं था। आज उसकी आपको जो है वो कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब मसला यह है कि जो मरात पेट्रोल जंग के वक्त बढ़ी थी वो कम होना तो बहुत दूर की बात है ना। आपकी जो नई मुश्किलात जो बढ़ी थी वो कम होना तो दूर की बात है, मुश्किलात तो आपकी मजीद उसके बाद और बढ़ती चली जा रही है जी। तो ये तो एक माफियाओं का मुल्क है, ये इसका कंट्रोल तो ऐसा लगता है कि माफियाज के हाथ में, जो बदतरीन हालात में भी जो है वो अपने लिए धंधा तलाश कर लेते हैं, जो बेहतरीन हालात में भी अपने लिए जो है वो धंधा तलाश कर लेते हैं। पिसता कौन है? चाहे वो बदतरीन हालात हो या बेहतरीन हालात हो, आम आदमी जो है पिस रहा होता है, और यही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है। सही जी। खालिद क़य्यूम साहब, अब ये मामलात ज़ाहिर है गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज़ उस तरह से लगता नहीं है कि आम आदमी को रिलीफ देना है। जब हम ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, ख़ाम तेल की ही बात ले लें तो फिर उसमें वो जब कीमतें वहाँ बढ़ती हैं तो यहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, फिर जब वहाँ कम होती हैं तो यहाँ पर कम क्यों नहीं हो पाती हैं? क्या जो हुकूमत लॉजिक्स देती है ख़ासतौर पर लेवी बढ़ाने की, टैक्सेस बढ़ाने की, क्या वो काफ़ी है? क्या आम आदमी को रिलीफ देना गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है? खालिद क़य्यूम सर, देखिए कि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के जो मुआशी अशारिये हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं, और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें भी बड़ा एक जंप आ गया है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 40 अरब डॉलर से बढ़ गई हैं। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बुलंदियों को छू रही है, और 1,84,000 100 इंडेक्स जो है वो बढ़ चुकी है। हमारा देखिए कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो करंट अकाउंट सारा था हमारा, अब वो 17.5 अरब डॉलर था। अब तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो हमारे जो मुआशी आदादोशुमार हैं उनके मुताबिक सरप्लस में चला गया है, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% से कम होकर जो है वो 11.5% तक नीचे आ गया है। तो सवाल ये पैदा होता है, और ये सवाल हर जगह उठाया जा रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो जंग शुरू होने से पहले वाली पोजीशन से भी नीचे आ चुकी हैं, तो फिर इसके जो मुआशी फ़वायद हैं, ये मुआशी अशारिये बेहतर होने के आगे जो मुआशी फ़वायद हैं और मुआशी असरात हैं वो फिर उसी तरह नीचे आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहे, वहाँ पर इसके असरात क्यों नहीं जा रहे। और इसमें देखिए कि हमारा जो टैक्सेशन का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि सबसे गैर मुनसिफाना जो हमारे निज़ाम के अंदर जो सिस्टम है वो टैक्स का सिस्टम है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं अब वो कम है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिससे आम आदमी जो है वो मुतासर होता है, जैसे बिजली के बिलों के अंदर जो है वो टैक्सेशन आ जाती है, लेवी आ जाती है, दूसरे टैक्सेस आ जाते हैं, इनकम टैक्स के अलावा बाकी जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके बराह रास्त जो असरात हैं वो मनफी असरात जो हैं वो आम आदमी पर पड़ते हैं। और फिर सबसे बढ़कर देखिए कि ये जो गंदम की और आटे की कीमतों में एक जंप आया है, ये क्यों आया है? ये सवाल जो है ये भी उठाया जाना चाहिए। ये इसलिए जंप आया है, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं कि हमारी इस साल जो गंदम की पैदावार है उसमें 45 लाख टन की जो है
वो कमी वाक़या हुई है। और हमारी जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमेशा होता है अब वो ज़राअत का होता है, एग्रीकल्चर का होता है। और देखिए ये 45 लाख टन गंदम जो है इसकी क्यों कमी वाक़या हुई है? इसलिए वाक़या हुई है कि हम अपने किसान को उसकी कीमत देने के लिए तैयार नहीं। हम यूक्रेन के जो किसान हैं उनको हम जो है वो कीमत जो है वो दे देते हैं, लेकिन अपने किसान को एम्पावर नहीं करते। हमारे किसान के पास जो है पर एकड़ जो पैदावार इसलिए भी कम हुई कि डीएपी खाद जो है वो इस्तेदाद से बाहर हो गई। वो बाकी जो इनपुट्स थे, बाकी जो स्प्रे थी, अद्वियात थी, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस वजह से पैदावार कम हुई और आज ये सूरत हाल हो चुकी है कि शॉर्टेज हो रही है, गंदम की शॉर्टेज हो रही है। और ये कोई स्मगल नहीं हो रही, ये मुल्क से बाहर नहीं जा रही। अफगानिस्तान के अंदर हमारी जो स्मगलिंग की मंडी थी वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल जी, प्रायोरिटी मुल्क के अंदर ही सारा जो है गवर्नमेंट की जो एक तरजीहात के हवाले से बात होती है, ये गवर्नमेंट की तरजीहात ही हैं कि जब खाम तेल की बात आती है, गंदम आटे की बात आती है, आम आदमी को रिलीफ देने की बात आती है, तो वो ज़ाहिर है हुकूमत की वो तरजीहात में शामिल नहीं है कि एक आम आदमी को रिलीफ दे। बहरहाल खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगाई कम क्यों ना हो सकी, ये बुनियादी सवाल था। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं, मुल्क में तालीम और सेहत का संगीन बहरान। हम सवाल ये उठाएंगे कि इसके जिम्मेदार वफाक है या सूबे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में तालीम और सेहत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सिविल सर्विसेज अकेडमी की ताज़ा तरीन पॉलिसी रिपोर्ट, जिसके मुताबिक मुल्क में 2 साल एमरजेंसी के बावजूद 2.5 करोड़ बच्चे ताहाल तालीम से महरूम हैं और इस बहरान की वजह नाकिस हुक्मरानी और नाकाफ़ी फंड्स करार दिया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त तालीम पर सालाना फ़ीस सिर्फ $11 खर्च किए जा रहे हैं, जबकि ईरान की बात करें 160 और भारत में $45 खर्च किए जा रहे हैं। सेहत के शोबे की बात करें तो इसमें भी पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक में सबसे पीछे है। पाकिस्तान में सेहत का बजट जीडीपी का सिर्फ 1% है और फी का सिर्फ $31 खर्च किए जा रहे हैं। माहिरीन ने बहरानों से निपटने के लिए तालीम और सेहत का बजट जीडीपी के 5% तक लाने का मुतालबा किया है। इसी पर हम बात करें। आमिर साहब, अगैन आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जिस तरह से इस रिपोर्ट में बताया गया मुल्क में तालीम और सेहत का संगीन बहरान है, एक तो ये कितनी बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। आपके ख्याल में फीस $11 खर्च होते हैं, क्या होगा हमारा मुस्तकबिल? किसको जिम्मेदार आप समझते हैं, वफाक या सूबे? बस आप देखें कि इसमें तो माशाल्लाह हम सारे ही जिम्मेदार हैं। जिनकी रिपोर्ट आपने पढ़ी, ये तो अरबाब बस्तो कुशाद है ना, फैसले तो इन्होंने ही कराने होते हैं हुक्मरानों से। सिविल सर्विस एकेडमी क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, नताइज हम सब देख रहे हैं ना कि कहाँ किस हद तक सिविल सर्वेंट्स नीचे जा चुके हुए हैं बजाय मेरिट बेस्ड काम करने के। तो मैंने फिर ये जो आपने सवाल किया, कुछ डाटा लिया कि कल भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जैसे पंजाब के 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो सिंध में 70 लाख बच्चे बाहर हैं। अब आप दोनों की आबादी का कंपैरिजन करें तो पता लगता है कि सिंध बहुत पीछे है उस हिसाब से। और पीटीआई ने 12 अरब रुपए का बजट रखा था पंजाब का, जो अब मरियम नवाज के दौर में 85 अरब का हो चुका है। ठीक है, 1 करोड़ में से 20 मतलब 10-10 लाख रुपए, चूँकि रुपयों में ही बात होती है, 2 साल में 20 लाख बच्चे पिछले 5 साल की निस्बत हर साल में इजाफी पंजाब में इनरोल हुए हैं। तो इसमें मरियम नवाज हों या ये राना सिकंदर हयात, हर जगह पे भाग रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों के पहले 32 में से 24 वीसी गायब थे, अब या रेगुलर लग चुके हैं या कहीं एक आधा फेज आउट हो रहा है कि भाई उनको अब वो लगा देंगे। परसों हमारे कैसर शिराजी साहब की खबर थी कि तमाम तालीमी बोर्ड्स के रेगुलर चेयरमैन आ चुके हैं। ठीक। और जो 500 रुपये बच्चा दिया जाता था, जिसको कहते हैं जी पैफ में पैसे ज़ाया हो रहे हैं, वहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। यानी 22 साल में जितने बच्चे थे वो 2 साल में उससे ज़्यादा दुगने हो गए और 1500 रुपये फी बच्चा दे रहे हैं। आपको पढ़ाना तो है, बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी ये रिपोर्ट है कि इतनी कमी है। मेरा ख्याल है सारे सूबों को, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें मुकाबले में एक दूसरे के सामने आना चाहिए, क्योंकि केपी के रिजल्ट्स पंजाब के बराबर मैच करते थे। मैं बार बार कह रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट उठा लें, बहुत बुरी तरह वहां पे गिरे। सिंध और बलूचिस्तान की तो कोई सिचुएशन है ही नहीं एजुकेशन के हिसाब से। कम से कम इन 2 सूबों में आपस में मुकाबला जहां ये सियासत में कर रहे हैं, इन चीजों पे बड़ा जरूरी है कि ये करें। जी आया सर, देखिए प्रायोरिटी नहीं है तालीम हमारे हुक्मरानों की। वो लैपटॉप्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है।
आम बच्चे की, आम स्कूल की, जो सरकारी स्कूल हैं, स्पेशली जब सरकारी स्कूल आपके इस काबिल ना रह जाएं कि लोग अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएं, तो उसके बाद फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आते हैं। ये आदादोशुमार बहरहाल ये बनते रहते हैं, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं। बजट भी बहुत ज़्यादा रख दिया और वो भी आ गए जी के कमाल, इतने बच्चे रजिस्टर हो गए, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें अलार्मिंग हैं। और जाहिर है हमारे हुक्मरान चूँकि उनको ये चीज़ें अलार्मिंग नहीं लगती, क्योंकि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हो जाएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा मुआशरा हो जाएगा, उतने ज़्यादा सवाल सामने आने लगेंगे। लोग सवाल पूछते हैं, ज़ाहिर है जिनके पास तालीम है, तो वो हमारे हुक्मरानों को नहीं चाहिए कि लोग सवाल पूछें, इसलिए वो बड़े खुश होते हैं। वो कुदरतुल्लाह शाह की आप किताब पढ़े ना, तो वो इस चीज़ पे सिफारिश आती थी कि जी ये हमारी गांव की बजाय दूसरे के गांव में आप स्कूल बना दें, उसके लिए हम फंडिंग के लिए भी तैयार हैं। ये एक माइंडसेट है हमारे, स्पेशली जो देहात में जो वडेरा कल्चर जहाँ पे है, जहाँ पे चौधरी होते हैं, इस तरह के लोग, वो कहते हैं कि यार तालीम कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा तालीम आपको ओवरऑल, अगर आप पूरे पाकिस्तान की आप जायज़ा लें तो आपको ये सेंट्रल पंजाब की जो पट्टी है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग नज़र आएंगे, मिडिल क्लास भी ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है तालीम ज़्यादा हुई है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बजाय जब तक आप उन पे जोर नहीं देंगे, ये जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है ना, जब जिनके अब जिक्र आमिर भी कर रहे थे, सबसे पहले तो इनको आप बाउंड करें कि इनका कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इब्तदाई तालीम सरकारी स्कूल में होगी। इसी तरह पॉलिटिशियंस के बच्चों को आप मजबूर करें कि जब तक वो नहीं करेंगे ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। इसी तरह हालात रहेंगे, बच्चे और ड्रॉप आउट होते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे इससे कुछ। जी फैसल साहब, अगर में लेकिन दोहरा तालीमी निज़ाम है ना, एक तरफ तो आपके ऐसे स्कूल हैं या तालीमी इदारे हैं जहाँ ये सिखाया जा रहा है कि झाड़ू कैसे देनी है, एक तरफ ऐसे स्कूल और तालीमी इदारे हैं जहाँ ये सिखाया जा रहा है कि झाड़ू कैसे दिलवानी है। अब ये देनी और दिलवानी का जो फ़र्क है ना, ये पूरे निज़ाम तालीम को जो है ना, उसकी असल हकीकत को जो है ना वो आश्कार कर देता है। ये जो सरकारी स्कूलों में हम कहते हैं कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने बाहर हैं, आप इस बात का यकीन कर लें कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको भी आप भारी समझें। उनका जो म्यार तालीम है, अच्छा उनका म्यार तालीम का मसला तो एक अलग पहलू है ना, जो हुकूमत की सतह पे जो टीचर हैं उनकी जो अपना मेंटल लेवल है, टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। जब हम छोटे थे तो उस ज़माने में ये लाजिम था सरकारी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर हो या सेकेंडरी स्कूल टीचर हो, वो जब तक वो जो बीएड और एमएड का इम्तिहान पास नहीं करेगा, वो सरकारी स्कूल का जो है वो टीचर भी नहीं ले सकता। वो पीपल्स पार्टी ने आके वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। इंटर बोर्ड में इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि अगर जो हायर एजुकेशन है उसका जो निज़ाम तालीम है, दुनिया का कोई बदतरीन निज़ाम तालीम है दुनिया का, वो सिंध के अंदर है। कराची इंटर बोर्ड की मैं आपको बताऊं, जब इम्तिहानात होते हैं तो नताइज के लिए बाकायदा टेंडर खुलता है। मतलब ये आप किसी को बताएंगे तो वो ये बात शायद समझ भी नहीं पाएगा, या इम्तिहानात के नताइज में टेंडर क्यों खुलता है, और वो करोड़ों रुपए का जो है वो टेंडर होता है। इसके बाकायदा ठेकेदार हैं, बोलियाँ लगा के जो है वो ख़रीदते हैं वो टेंडर। एक मावरा अकल काम होता है इंटर बोर्ड में। बहुत बड़ी सूरत हाल है, एक बहुत ड्रास्टिक जो है एक्शन करने की ज़रूरत है, जिसका दूर दूर तक भी जो है ना वो कोई इम्कान नहीं है। सही, ठीक है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।